Okay, so in the last class, we have done the first and the second section of this lesson. If I were you, जो कि lesson number 12 है NIOS class 12th English का. आज हम section 3 and section 4 and we'll just complete up the lesson. So let's get started with section 3. Last passage में हमने देखा कि intruder जो था वो जेरड को मारने की धमकी देता है. तो threatens means to threat somebody, किसी को धमकी देना, threat देना किसी को. Is Jared afraid? Is he nervous? Does the intruder carry out his threat? तो दिखाया गया है सेक्शन 2 में इंट्रूडर जेरड को मारने की धमकी देता है. क्या जेरड इससे डर जाता है? क्या वो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है? और क्या इंट्रूडर उसे मार देता है? क्या वो अपना थ्रेट यानी कि जो कहता है क्या वो कर दिखाता है सचमुच में या नहीं? So this is what we are going to discuss in this one. Jared, you're planning a double murder, so to speak. Admit it, you have nothing to lose, but what have you to gain? अब जेरड को आखिरकार वो बता ही देता है कि मैं तुम्हारा मर्डर करने के लिए आया हूँ और मैंने एक मर्डर ऑलरेडी कर दिया है ना. आई एम वांटेड फॉर अ मर्डर ऑलरेडी और वो मुझे दोबारा हैंग नहीं कर सकते. तो जेरड कहता है तुम डबल मर्डर प्लान कर रहे हो, है ना. डबल मर्डर मीन्स 2 मर्डर्स प्लान कर रहे हो और माना कि तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं इसके अंदर कि क्योंकि तुम्हें वो एक मर्डर के लिए भी हैंग करेंगे और दूसरे मर्डर के लिए भी हैंग ही करेंगे. तो माना कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा इसमें फायदा क्या है? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तो इंट्रूडर कहता है I've got freedom to gain. As for myself, I'm a poor haunted rat. As Vincent Charles Jared, I'm free to go to places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to hide at the sight of a cop. तो इंट्रूडर आखिरकार अपना प्लान जेरड को बता देता है. वो कहता है कि हाँ मुझे गेन तो है, मुझे फायदा तो है और वो फायदा क्या है? फ्रीडम. तुम्हें मारकर मुझे मिलेगी आजादी, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं एक बेचारा चूहे की तरह, जैसे चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी रहती है उसी तरह मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है. लेकिन जब मैं तुम्हें मार कर विंसेंट चार्ल्स जेरड खुद बन जाऊंगा, मतलब क्योंकि वो उससे हूबहू दिखता था, उसने सोचा कि मैं इस जेरड को मार डालूंगा और मैं खुद जेरड बनकर एक अच्छी आजादी की जिंदगी जीऊंगा. तो उसके बाद मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ जो मन करे. मैं अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा सो सकता हूँ और फिर मुझे कहीं छुपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक पुलिस वाले को देखते ही. तो उसका प्लान ये था कि मैं जेरड को मारकर जेरड की जिंदगी जीऊंगा. जेरड, in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You're much luckier. तो जेरड कहता है कि ज्यादातर जो ड्रामे होते हैं, ज्यादातर जो फिल्में दिखाई जाती हैं उसमें विलेन को बहुत बेवकूफ सा दिखाया जाता है कि वो हीरो को मारने के लिए या अपने विक्टिम को मारने के लिए अपनी किलिंग को थोड़ा लेट करता है, डिले करता है, देर से करता है और इतना देर करता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है. मुझे लगता है तुम काफी लकी हो इस केस में. तो बेसिकली जेरड ये कहकर उसकी जो किलिंग है उसको डिले ही करना चाह रहा है. तो इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरड. सी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये करने का मेरे पास एक रीजन है. इनफैक्ट मेरे पास कुछ भी करने का रीजन होता है. तो अब मैं विंसेंट चार्ल्स जेरड बनने वाला हूँ. I've got to know what he talks like. और अब तुमसे बात करने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि वो कैसे बात करता है. How I know? तुम्हारे से बात करके. Your accent comes easy. This is Mr. V.C. Jared speaking. कहता कि तुम्हारा accent तो मैं आराम से सीख लूंगा. This is Mr. V.C. Jared speaking. Pantomime of phoning in imitated cultured voice. तो बेसिकली वो फोन पर बात करने की कोशिश करता है और दिखाता है. पैंटोमाइम का मतलब होता है कि मोनो एक्टिंग टाइप जो चीज होती है ना उसको बोलते हैं. मतलब साइलेंटली किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना, वो होता है पैंटोमाइम. तो जैसे वो फोन पर बात करता है उसकी तरह से इमिटेट मतलब नकल बनाना. कल्चर्ड वॉइस मतलब जितने सभ्यता के साथ जेरड बात करता है उसी तरह से इंट्रूडर उसको बोलकर दिखाता है. And that's not all. He stands up. Get up a minute. Jared stands. Now take a look at me. तो कहता है सिर्फ तुम्हारी आवाज ही मैं कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, चलो खड़े हो जल्दी से. उसके बाद जेरड खड़ा हो जाता है. तो अब मुझे देखो तुम. जेरड, you're not particularly attractive. जब वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, तुम इतने भी खूबसूरत नहीं हो जितना तुम मुझे खड़े होकर दिखा रहे हो अपनी सुंदरता.
वेल दैट गोज फॉर यू टू। तो कहता है हाँ मुझे मालूम है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए भी उतना ही लागू होता है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। I've only got to wear specs and I'll look enough like you to get away with it. और अब मुझे क्या करना है, तुम्हारी तरह मैं दिखता हूँ, तुम भी अट्रैक्टिव नहीं हो, मैं भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, और बस अब मुझे स्पेक्स पहनने यानी कि चश्मे लगाने जैसे तुम लगाते हो, और मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखने लगूंगा। तो जेरड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। तो कहता है कि तुम्हारे कपड़ों का क्या, वो तुम्हें पकड़ लेंगे अगर तुम कपड़ों के साथ केयरफुल नहीं हुए तो इंट्रूडर कहता है दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तो तुम कपड़ों की चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े मेरे आराम से फिट हो जाएंगे, तो डोंट वरी। जेरड कहता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, it was not a compliment to your intelligence, you won't kill me for a very good reason। तो जेरड कहता है हाँ ठीक है, तुमने काफी अच्छी चाल चली है, काफी इंटरेस्टिंग काम किया तुमने, लेकिन तुम एक्चुअली मिस कर रहे हो मैंने तुम्हें क्या बोला। अभी मैंने बोला कि तुम लकी हो, यू आर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स। जो ज्यादातर विलन्स होते हैं मेलोड्रामाज में, जो फिल्म्स होती हैं जो कि अनरियल होती हैं, उससे ज्यादा तुम लकी हो। वैसे ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं था, तुम्हारी इंटेलिजेंस मुझे इतनी भी कुछ खास नजर नहीं आई क्योंकि तुम्हारा मुझे मारने का मुझे कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिखता अभी भी। इंट्रूडर कहता है ये तो तुम्हें लगता है ऐसा। जेरड यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तो जेरड कहता है तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम भी मुझे लगता है सोचोगे कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया। इंट्रूडर कहता है तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, तुम मुझे बताओ कि जरा, क्योंकि तुम्हारी ये बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, बोरिंग लग रही है ये सारी बातें। जेरड कहता है तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम्हारा आइडिया यही है ना कि तुम पुलिस को धोखा दो, इल्यूड दैट पुलिस, मतलब पुलिस को धोखा दो कि तुम मुझे मार कर और मेरी आइडेंटिटी ले लो, तुम्हारा ये आइडिया है ना। तो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ ये मेरा यही आइडिया है। जेरड कहता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये आइडिया काम करने वाला है, तुम्हारे फेवर में जाएगा। इंट्रूडर नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, things went wrong and I killed a cop, since then I've done nothing but dodge। इंट्रूडर कहता है अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ये सब प्लान कर रखा है ऑलरेडी। मैं टाउन में जॉब करता था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, वहां पर कुछ गलती हो गई मुझसे और उस चक्कर में मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला, मर्डर कर दिया, और उस दिन के बाद से मैं आज तक पुलिस को डॉज ही कर रहा हूँ, मतलब पुलिस से भागता फिर रहा हूँ। जेरड कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और तुम डॉज करते करते यहाँ तक आ पहुंचे हो, पुलिस से भागते भागते तुम यहाँ तक आ पहुंचे हो। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, two other people saw you and started to talk, I listened, it looks like you are a bit queer kind of a mystery man। तो इंट्रूडर कहता है मैं तुम्हारे घर तक तो नहीं आया था लेकिन मैं एल्सबरी तक आया था और वहां पर मैंने एक्चुअली तुमको देखा था, दो और लोगों ने तुम्हें देखा और वो तुम्हें देखकर कुछ बात करने लगे और मैंने उनकी बात सुनी, आई लिसन्ड, और ऐसा लगता था कि तुम थोड़े से कुछ अजीब टाइप के आदमी हो, वियर्ड काइंड के मिस्ट्री मैन हो। मिस्ट्री मैन मतलब कुछ सीक्रेटिव हो तुम, तो मिस्ट्री टाइप के इंसान हो तुम, और वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगा। तो जेरड कहता ठीक है, अब तुमने कहा ही है ना मिस्ट्री, तो मैं जरा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दैट मिस्ट्री। ओके सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेट्स कीप इट रोलिंग एंड लेट्स डू द क्वेश्चंस फर्स्ट। सेक्शन 12.3 व्हाई वाज द इंट्रूडर अ हंटेड रैट। इंट्रूडर एक हंटेड रैट क्यों था? इंट्रूडर एक हंटेड रैट इसलिए था क्योंकि उसने एक पुलिसमैन का मर्डर कर दिया था। तो इंट्रूडर वाज अ हंटेड रैट एज ही हैड मर्डर्ड अ पुलिसमैन, so he had to hide himself from place to place and move from place to place to avoid being captured by the police। What did he plan to do as Vincent Charles Gerard? Vincent Charles Gerard बनकर वो क्या करना चाहता था? Obviously उसकी जिंदगी जीना चाहता था ताकि कोई उसको तंग ना करे। He planned to live as Vincent Charles Gerard in his cottage after murdering him।
Since he looked like Jared and would dress and talk like him, no one would be able to capture him. Which of the following remarks of Jared suggests the intruder will not kill him? इनमें से किन remarks से पता चलता है कि intruder Jared को मारेगा नहीं? तो Jared के इस remark से पता चलता है, वो कहता है तुम मुझे एक अच्छे reason के लिए तो नहीं मारने वाले. So you won't kill me for a good reason. Okay. Next question is, who gives away more information about himself, Jared or the intruder? It is definitely the intruder who has given more information. So we are going to take intruder. Is it a strength or a weakness? Definitely अपने बारे में ज़्यादा information देना is a weakness. Does it show that he was nervous, clever, boastful, queer? Well, he was boastful. Okay, let's come to section 4. Jared was a mystery man. अब हमें तो ये पता चल गया कि वो कैसा mystery man था, लेकिन उसका क्या mystery थी? Let's find that out. Was he a crook, just like the intruder? क्या वो intruder की तरह ही एक आदमी था, चोर था, या कुछ sinful आदमी था, मतलब जिसने कोई गुनाह किया था? Let's find out कि Jared को क्या होता है और क्या वो intruder द्वारा मारा जाता है या नहीं. Intruder, disregarding him. You phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just as suddenly. Those are just the things I want to know. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं लकी कैसे हुआ. तो इंट्रूडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, मतलब उसको ज्यादा उसकी इज्जत ना करते हुए. तुम अपने ऑर्डर्स के लिए फोन करते हो और कभी कभी तुम कहीं अचानक से गायब हो जाते हो, कभी कभी तुम वापस आ जाते हो सडनली. तो ये ऐसी चीजें जो मैं जानना चाहता हूँ, और तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए एक बहुत लकी चीज थी, क्योंकि मुझे लगता है तुम मिस्ट्री मैन हो और जिस तरह से तुम गायब हो जाती हो, तो अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा और मैं तुम्हारी जगह भी ले लूंगा तो लोगों को ज्यादा कुछ शक होगा नहीं. Jared, apparently you haven't the intelligence to ask why I'm surrounded in this air of mystery. Jared कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने मेरे बारे में जान तो लिया कि मैं कितना मिस्टीरियस हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं था कि मैं इस मिस्ट्री में रहता क्यों, कि मैं लोगों से छुपाता क्या हूँ. तुम्हें ये तो कम से कम पूछना चाहिए था ना. तो इंट्रूडर कहता है अरे मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो शूटिंग करने के लिए, उसको मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है. एज आई सेड बिफोर, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी. जेरड कहता है डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर. If not as yourself, then as Vincent Charles Jared. तो जेरड कहता है बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम मरोगे तो जरूर. ये मत समझना कि तुम मुझे मारकर बचने वाले हो, क्योंकि अगर तुम अपने आप से नहीं मरोगे, अगर तुम एज अ इंट्रूडर नहीं मरोगे, मतलब जिसने एक पुलिस वाले को मारा है, लेकिन डेफिनेटली तुम विंसेंट चार्ल्स की तरह तो मरोगे ही मरोगे, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरे सर पर भी एक गुनाह का इल्जाम है. इंट्रूडर कहता व्हाट, क्या, ये क्या कहा तुमने, व्हाट इज दिस? जेरड, दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You see my habits and would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? तो जेरड कहता है बहुत सारी चीजें तो तुमने मेरे बारे में जान ली, लेकिन तुमने अपनी अकल इतनी नहीं लगाई. मैं आज यहाँ पर हूँ, कल यहाँ से गायब हो गया हूँ, मैं कभी किसी ट्रेड्स लोगों से नहीं मिलता, मर्चेंट से नहीं मिलता. तुम्हें मेरी सारी हैबिट्स पता है, तो और तुम्हें लगता है कि तुम एक क्रुक हो. तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं संडे स्कूल टीचर हूँ? क्या मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ? मेरी इन हैबिट्स से तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं भी एक क्रुक ही हूँ तुम्हारी तरह? ये तुम्हारा आज का सबसे बड़ा सरप्राइज है. दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू. और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे मारोगे नहीं, और मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ. मैं भी एक क्रुक ही हूँ, यानी कि मैं भी एक चोर, लुटेरा, डाकू ही हूँ. इंट्रूडर, यू मे बी अ लायर. तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. तुम चोर चक्के नहीं हो सकते. जेरड, लिसन, द गेम्स अप. As far as I'm concerned, things went wrong with me. I said it with bullets and got away. सुनो मेरी बात, गेम अप मतलब मेरा गेम खत्म हो चुका है. मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जो कि मेरे फेवर में नहीं गई थी. मेरे साथ भी चीजें गलत हुई, और तुमने भी गोलियां चलाई और मैंने भी गोलियां चलाई, लेकिन मैं भाग निकला. अनफॉर्चुनेटली
They got one of my men and found things the fools should have burnt. बदकिस्मती के साथ उन्होंने मेरे एक एड को, मेरे एक साथी को पकड़ लिया और ऐसी बातों का पता लगा लिया जो कि उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, और उस बेवकूफ आदमी ने मेरे बारे में सारा बता दिया। और मुझे लगता है आज मेरी मरने की घड़ी आ गई है, या फिर आज मुझे पुलिस वाले पकड़ लेंगे। आज मैं बहुत ट्रबल को, यानी कि परेशानी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना बैग पैक करके यहाँ से सब रफा दफा करके सब भागने वाला हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर बैग रख रखा है मैंने। इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑलराइट एंड दिस इज अ गन ऑलराइट, व्हाट्स ऑल दिस? हाँ, मैं देख तो रहा हूँ कि यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है और यहाँ पर एक गन भी है, लेकिन ये है क्या ये सब? ये कैसा बैग है, कैसा सामान है? जेरड कहता है दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट। डिस्गाइज मतलब किसी को धोखे में रखना, झूठा जो होता है, जो ड्रामा करते हैं लोग, प्ले में काम करते हैं, वो नकली कपड़े पहनते हैं, कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो ये डिस्गाइज आउटफिट है, ये एक ऐसा ड्रेस है जो कि मैं पहनकर फरार होने वाला था अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके, और ये नकली मूछे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। नाउ डू यू बिलीव मी? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से क्यों भाग रहा हूँ? तुम अपने आप को ज्यादा ही कुछ होशियार समझते हो। इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो। इंट्रूडर थोड़ा हंसता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा ये है क्या। जेरड, फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। Come with me in the car. I can use you. If you find it's a fake, you've got me in the car and you've still got your gun. जेरड कहता प्लीज, भगवान के लिए इस बेवकूफ दिमाग के अंदर तुम्हारा जो ये स्टूपिड सा हेड है ना, जिसमें सब कुछ घूम रहा है, इसको क्लियर करो और यहाँ से चलो। कम विद मी इन द कार, मेरी कार में चलो और मैं तुम्हें यूज कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब फेक है, मैं तुम्हारी कार में ऑलरेडी बैठा हुआ और तुम्हारे पास गन भी है, फिर तुम मुझे मार देना, कोई बात नहीं। इंट्रूडर, मे बी यूर राइट, ठीक है, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, तो ठीक है, चलो चलते हैं। जेरड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग। तो जेरड कहता है ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी चलते हैं। और फिर वो अपना हैट उठाता है और अपना बैग भी उठा लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। तो इंट्रूडर कहता है ठीक है बॉस, थोड़ा केयरफुली काम करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेरड, I've got a man posted on the main road. He'll ring up if he sees the police. But I don't want to leave it as late as that. Telephone bell rings. Come on, they're after us. Through here straight to the garage. तो जेरड कहता है कि मेन रोड पर मैंने एक अपना आदमी तैनात कर रखा है। पोस्टेड मतलब तैनात कर रखा है, और जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो हमें फौरन फोन कर देगा। लेकिन मैं इतना भी ज्यादा वेट नहीं करूंगा कि उसका फोन आएगा और मैं तब तक वेट करता रहूंगा। मैं इतनी देर तक नहीं निकलना चाहता। लेकिन तभी ही अचानक से ही उसी वक्त टेलीफोन की बेल बजने लगती। कम ऑन, देयर आफ्टर अस, चलो जल्दी करो, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी चलो, स्ट्रेट गराज तक चलो, जल्दी। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट? मैं कैसे मान लूं कि ये उसी आदमी का फोन है जो कि पुलिस के बारे में बताने वाला है तुम्हें? जेरड, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। इतने भी तुम बेवकूफ मत बनो, अपने आप देख लो अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो। जेरड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे। Intruder leans forward to inspect us with his side towards Jared, but with his revolver ready. तो जेरड जो है वो डोर खोलता है और पीछे हो जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। इंट्रूडर आगे झुकता है और उसे इंस्पेक्ट करता है विद हिज साइड टुवर्ड्स जेरड। और जब वो झुक रहा होता है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी जो साइड होती है वो जेरड की तरफ होती है, लेकिन हाँ उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। और जैसे ही वो अपना सर घुमाता है, एज ही टर्न्स हिज हेड, Jared gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. तो ये जो है ये क्लाइमेक्स टाइप का सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इंट्रूडर को देख रहा होता है, जेरड जो है वो उसे एक धक्का देता है और उसे अपनी कबर्ड में पुश कर देता है, यानी कि अलमारी के अंदर पुश कर देता है। और इस हड़बड़ाहट के अंदर इंट्रूडर के हाथ से रिवॉल्वर छूट जाता है। He slams the door and locks it and picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. तो वो जल्दी से डोर को बंद करता है कबर्ड के और उसको लॉक कर देता है, और फटाफट से रिवॉल्वर अपने हाथ में उठाता है और फोन की तरफ लपक कर दौड़ता है, जहां पर वो खड़ा होता है अपनी गन को पॉइंट करते हुए कबर्ड डोर की तरफ। तो बेसिकली जेरड ने क्या किया, एक झूठ बोलकर उसने इंट्रूडर को कबर्ड के अंदर धक्का दे दिया और उसको लॉक कर दिया, और अब वो फोन की तरफ भाग रहा है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, दरवाजे को जोर जोर से बजाता है, पीटता है जोर जोर से, और फिर चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
Jared, hello, yes, speaking. Sorry, I can't let you have the dress in time for rehearsal. I've had a spot of bother. Quite amusing. I think I'll put it up in my next play. Listen, you can tell your friend, the sergeant, to come up here at once. You'll probably find him in the public bar. तो जेरेड किसी से फोन पर बात करता है और कहता है, हाँ बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैं तुम्हें आज वो ड्रेस नहीं दे सकता रिहर्सल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, थोड़ी फनी है। और इस इंसिडेंट को, इस केस को डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट प्ले में जरूर यूज करूंगा, क्योंकि ये काफी फनी सिचुएशन होने वाली है। और हाँ, तुम अपने पुलिस वाले दोस्त को बोलना कि यहाँ पर जल्दी से आए और उसको यहाँ पर पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक सिचुएशन आ गई है मेरे लिए। दैट मीन्स पुलिस अब आती ही होगी और इंट्रूडर को पकड़कर ले जाएगी। दैट मीन्स जेरेड ने अपनी सूझबूझ के साथ अपने आप को एक तो मरने से बचा लिया और इंट्रूडर को भी पुलिस को हैंड ओवर करने में हेल्प करी। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। Now index questions 12.4, Jared told the intruder, Jared ने intruder को क्या बताया कि वो भी किसी को मार चुका है and वो भी wanted है। Describe the disguised outfit. Not much is said about the disguised outfit, but then the disguised outfit included, it had a false mustache and a long coat. और वो किसके लिए था? Who was it for? It was for a stage performance. And why would he use it? वो उसे क्यों यूज करता? डेफिनेटली जेरेड, क्योंकि एक आर्टिस्ट था, he would use it as an actor as part of his role. What does Jared do for a living? Jared क्या काम करता है? It looks like he is related to theatre. He says कि मैं अपने next play में इसको यूज करूंगा। तो Jared writes and directs plays for a living. How do you know that? आपको कैसे पता चलता है? Because he is sorry for the delay in giving the costume for a play. He says this to someone over the telephone. Did the telephone bell ring? Telephone bell, definitely it rang. Yes, the telephone bell rang. Who did Jared say was coming to his cottage? कौन उसके कॉटेज की तरफ आ रहा है? वो कहता है पुलिस आ रही है। Jared said that a policeman was coming to his cottage. Did the intruder go with Jared unwillingly or willingly? Definitely, जब when all this was happening, intruder थोड़ा confused हो गया था कि वो Jared पर trust करे या नहीं, but still he did go with him, but unwillingly. So we can say the intruder went unwillingly as he got confused and did not know whether Jared could be trusted. Where did Jared push the intruder into? Jared ने intruder को कहाँ push किया? Into a cupboard. Jared pushed the intruder into a cupboard. What happened to his revolver? It fell down. So the intruder's revolver fell off when Jared pushed him into the cupboard. Jared got the gun of the intruder. Who was cleverer, Jared or intruder? Definitely it was Jared who was cleverer. Jared was cleverer. Now let's come to overall questions. What is the title of the play? If I Were You. If I in the title stands for Jared, this title can be completed like this. If I were you, I would not talk so much. Now suppose I in the title stands for the intruder, complete the title as in, मतलब title का मतलब है if I were you, अगर मैं तुम होता, तो मान लो I जो है वो जेरेड के लिए है, तो टाइटल हो सकता था अगर मैं तुम होता तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलता। मान लो I जो है इंट्रूडर के लिए होता तो टाइटल क्या होता? अगर मैं तुम होता तो मैं कार ड्राइव करता। If I were you, I would drive the car. Now let's come to question number 2, first part. Why had the intruder come to Jared's house? इंट्रूडर जेरेड के घर में क्यों आया था? Okay, the intruder was a fugitive. He has murdered a policeman. He was running from place to place to avoid the police. He came to Jared's house to kill him and then live under the identity of Jared. Could the intruder carry out his plan? If not, why? क्या इंट्रूडर का प्लान सक्सेसफुल हुआ? अगर नहीं तो क्यों? Okay, the intruder could not carry out his plan. Jared proved smarter than him and locked him up in the cupboard. Then he called up the sergeant. What are the two pieces of evidence that make the intruder believe Jared's story? किन दो चीजों से पता चलता है कि इंट्रूडर ने जेरेड की कहानी पर को सच मान लिया था? Okay, Jared cooked up a story to confuse and trap the intruder. Two pieces of evidence that made his story trustworthy are the disguised outfit with false mustaches and finally the telephone call.
Okay, who's more intelligent of the two, Jared or intruder? He befools the intruder by first engaging him in a talk and then locking him up in a cupboard. Okay, now which words describe Jared and which words describe intruder? It was intruder who was boastful. He was a bit clumsy. He was uncultured. Jared, he was well dressed, intelligent, theatrical, witty, and educated. So blue is for Jared and yellow is for intruder. Okay. Now this is about homonyms. It is very important. Homonyms are the words having same spelling and sound but obviously different meaning. So same spelling and sound but different meaning. For example, grave. Grave means kisi ki kabr, a place where someone is buried. And grave look means a serious look. So the spelling and the sound is absolutely the same but a different meaning is there, right? Similarly, if you look at the word break, so break is you want to go for a break, thoda sa free time, a time off kind of a thing, right? But break in means chor ghusai, and break means to break something, torna. So again, it's the same word having some different meanings. Motion. The motion to increase college fees was unanimously rejected. Motion means something that is discussed by something, for the motion, against the motion. It is also debate, that is, it is debatable. Next motion is the movement. The slow motion of the bullock cart lulled him to sleep. Next is figure. Figure means a number that without looking at the figures, we cannot say whether the company is running at a loss. She was a leading figure. Here, the word figure means personality. She was a leading personality in the movement against child labor. Audience burst into wild. Okay, wild. Wild means too much, something that is uncontrollable. And another wild is untamed. So like wild animals live in zoos. तो उनको टेम नहीं किया जा सकता, उनको पालतू नहीं बनाया जा सकता. वाइल्ड इज जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते. वाइल्ड अपलॉज, वाइल्ड फायर, uncontrolled fire, right? And lions, tigers, they are all wild animals. So these are all homonyms that they have a same spelling, same sound, but a different meaning. Now read the following conversation. You have to write the simple past tense of the verbs given, but these are questions, so we have to use the be form also. So we will write, did you go anywhere last week? So with did, we have to use the first form of the verb only. Yes, I did. I went to Bhopal. I have relatives there, you know. Really? I didn't know that. I thought all your relatives are in Delhi. No, I have an aunt and an uncle in Bhopal. Did you have a good time? Yes, I did. Now we have to use either simple past or present perfect. The policeman opened the cell door. He looked inside and found the cell empty. He called for the guard. Where is the man? Who saw him last? The prisoner fell ill last Sunday. Hasn't eaten. So this is present perfect. Eaten since then. The doctor visited him on Tuesday. I haven't seen him recently. Haven't, yeah, have not. The guard replied. Now let's write. This is how to write a biodata. So this is for the post of the secretary. Job requirement is you have to apply with the CV, where to apply, write job application. So this is an advertisement. It is asking for a secretary, company name Good Hope Limited, job requirement, knowledge of computer, pleasing manners, where to apply, yay, biodata. Okay, now the format is this. It is already given in your book. Post applied for, name, first name, middle name, last name, age, DD, MM, YY format में लिखते हैं, where DD is date, MM is month, and YY is the year. Then you write your address, then your contact number, email, then your educational qualification starting from the degree onwards. मतलब most recent हम पहले लिखते हैं. So if you have done graduation, तो आप graduation पहले लिखोगे, then your schooling, your 12th, and then your 10th. Then professional qualification भी, जैसे अगर कोई professional कोई exam दिया है या कोई degree course pass किया है, that you will write like ITI or something. Okay, previous experience if you have any past experience.
एनी को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे किसी को सिंगिंग पसंद होती है, किसी को डांसिंग पसंद होती है, किसी को स्विमिंग पसंद होती है एंड ऑल दैट. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो राइट डाउन सम रेफरेंसेस कि अगर कोई एम्प्लॉयर मुझे रखता है तो वो किसी को कॉल करके पता कर सकता है कि मैंने ऐसी जगह पर काम किया है या नहीं, या फिर किसी स्कूल से रेफरेंस चेक कर सकता है जहां पर मैंने पढ़ा है. सो दिस इज ऑल्सो अ लेटर, इट्स ऑलरेडी देयर इन योर पैसेज. लेकिन हाँ, मेरी एक वीडियो है जो कि लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है, उसमें मैंने एक कवरिंग लेटर भी लिखा है, हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब. सो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो. And the resume is right over here in the book itself, sample of a biodata या फिर resume. तो take a look at it. और resume के लिए आप you can follow my other video, ESP office use की. Name, address, date of birth, marital status, educational qualification, academic record, other qualifications, work experience, all that. जिसमें हम job profile, pay, duration, कितने दिन के लिए काम किया and all that. Then if there is any other second work experience, that also you can write, and then you put your name and then signature. And that's all. With this we have completed with this lesson. It's quite important from exam point of view, so do watch it and do complete all the question answers. अगर कोई ऐसे questions हैं जो कि एग्जाम में आए हैं and you're confused about it, do let me know and I'll answer them. I'll now come up with the next lesson, which is lesson number 13, Tiger in the Tunnel, very soon. Till then, take care and God bless. Bye bye.